हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ एग्ज़ाम एसेंशियल्स। जैसा आपको कल के एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड में बताया था, ये सीरीज़ हमने जो स्टार्ट करी है इसका पर्पस है प्रीलिम्स और मेंस की जो कंबाइंड प्रिपरेशन होती है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, इसको हमें साथ में करना होता है और किस तरह से एक ही टॉपिक में हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं और साथ में प्रीलिम्स की तरीके से उसको कैसे एनालाइज करना है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। कल का जब मैंने फर्स्ट एपिसोड करा तो मुझे कुछ बातें रियलाइज़ हुई कि ये जो एपिसोड होते हैं इनको छोटा रखना है मुझे। कल का एपिसोड अपना 40 मिनट्स का हुआ था, तो आई वुड वांट कि मैं इसको 30 मिनट से छोटा ही रखूं। इसीलिए आज से मैंने थोड़े कुछ चेंजेस भी करे हैं इसमें। पहले हम लोगों ने बोला था कि 2 टॉपिक करेंगे पर पेपर। GS1 मंडे को लिया तो 2 टॉपिक्स फ्रॉम GS1, ट्यूसडे को GS2 तो उसके 2 टॉपिक, सिमिलरली वेडनेसडे को GS3 उसके 2 टॉपिक, इस तरीके से। तो GS1 2 3 4 5 एंड ऐसे मंडे टू सैटरडे करेंगे। बट अभी इसमें ये चेंज कर रहे हैं कि जिस दिन टॉपिक बड़ा होगा उस दिन एक ही टॉपिक लेंगे। सो दैट वे क्या होगा कि आपकी चीज़ जो वीडियो है 30 मिनट से कम में ख़त्म हो जाएगा और 30 मिनट के अंदर अंदर आप आंसर राइटिंग कर लोगे। तो विद इन 1 आवर आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, MCQ प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। अभी कल के मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे और पहले भी जो देख रहा था, बहुत से स्टूडेंट्स को इस बारे में बोल रहे हैं कि सर बहुत सारी आप तो यूट्यूब पे ही सब कराए दे रहे हैं। सो इस बात को समझिएगा कि ये सीरीज़ कोई कंटिन्यूस नहीं है, ये अभी स्टार्ट हुई है और नवंबर एंड में ये ख़त्म भी होगी। पर्पस है आप लोग थोड़े बस आंसर्स लिख लो, फॉर 35-40 डेज आप आंसर लिख लो और SPM के स्टूडेंट्स उसको इवैल्यूएट करा लो। ये है पूरा पर्पस। यहाँ ये पर्पस नहीं है कि आपको सब कुछ हम यहीं पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं इंटेंशन है। आपको भी पता है कि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा कंटेंट डिलीवर होता है, क्लासरूम में बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप हमसे बात करते हो, जब आप एग्जामिनेशन में कैसे प्रिपरेशन करनी होती है इस बारे में आप हमसे बात करते हो, तो आपको बहुत सारी नई इंसाइट्स भी जानने को मिलती हैं जो आपको ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो इसीलिए इसको ऐसे मत लीजिएगा कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ बता दी जा रही है यूट्यूब पर। यहाँ पर बस एक जो पर्पस होता है यूट्यूब की किसी भी एक्सरसाइज का, वो होता है कि कम्युनिटी लेवल पर चीज़ें बताई जा सके कि भाई देखो स्टैंडर्ड तरीका ये होता है। जैसे परफेक्ट प्रीलिम्स में बताया गया कि MCQ सॉल्व करने होते हैं, टॉपिक वाइज आपको करने हैं। अब ऐसा नहीं सब करा दिया गया, एक लिमिटेड चीज़। और इस वाली एक्सरसाइज में बोला जा रहा है कि भाई देखो टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है, कुछ आंसर्स लिखने हैं, ये बताया गया। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में सत्यजीत सर बताते हैं कि भाई आपको न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स कवर करनी होती है। सो दैट इज़ हाउ वी इंश्योर कि कम्युनिटी लेवल पर भी चीज़ें जा रही हो। एंड ऑफ कोर्स कोई भी एक्टिविटी है तो उसका कुछ ना कुछ मार्केटिंग पर्पस तो होता ही है, वो आपको पता ही है कि बिजनेस लेवल पर चीज़ें कैसे चलती हैं। मैं उस पर ज़्यादा अपनी बात नहीं रखूँगा बिकॉज ये मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है। मुझे अपना काम जो है पढ़ाना, ये मुझे बढ़िया से आता है। चलिए जी, मैं आज का टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरेटिव एनालिसिस करना। ये जो टॉपिक है इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले UPSC में भी आ चुके हैं, एज वेल एज लास्ट टू लास्ट ईयर APSC में भी सवाल आया था, जहाँ पर पूछा जाता है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है उनके किसी एक प्रोविज़न को या 2 प्रोविज़न को लेके कंपेयर कराने की बात होती है कि किस में क्या बेटर है, किस में क्या ख़राब है, ये चीज़ है। अभी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन देखो किसी भी कंट्री के लिए अगर बात करते हैं तो किसी भी कंट्री की एक लीगल बैकबोन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही बाकी लॉज भी बन रहे होते हैं और वो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसके बेसिस पर कंट्री की एक गवर्नमेंट रन कर रही होती है। तो किसी भी कंट्री की सरकार के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट बनता है। ऐसे में जरूरी होता है कि हम लोगों को जरा कंपेयर करके देखना पड़ता है कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा प्रोविज़न है जो दूसरे से बेटर हो सकता है, क्या चीज़ें हमारे देश में आ सकती हैं, क्या चीज़ें हमारे देश से दूसरी कंट्रीज़ में जा सकती हैं। अब यहाँ पर क्या करूँगा, आज के सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को जब कंपेयर करूँगा तो उनको कुछ मैंने यहाँ पर डिविजन्स कर दिए हैं अपने पास में, 7 डिविजन्स। इन 7 फैक्टर्स पर कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद में एक पूरी की पूरी समरी दे देंगे जो प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगी। ये 7 फैक्टर्स क्या है मैं एक एक करके कवर करता जाता हूँ और आपको बताते जाते हैं कि भाई देखो इसमें इस कंट्री का ऐसा है, इसमें दूसरी कंट्री का ऐसा है, इंडिया की ये चीज़ अच्छी है, ये सारी मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज रिटन वर्सेज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है।
अब बिकॉज वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें काफ़ी क्लैरिटी होती है और सर्टेनिटी है, पता है किस चीज़ से क्या होता है, हर बात लिखी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होते हैं, जिन्होंने बनाया है, उन्होंने क्या सोचा था, क्या सोच के किस प्रोविजन को डाला है, वो हमेशा ही ये दिमाग में सबके रहता है कि भाई ये इंटेंट रही होगी। तो उससे एक बेटर क्लैरिटी रह पाती है और सर्टिनिटी है, पता है चीजें क्या होती हैं। अब जैसे ये जो इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया कि केशवानंद भारती जो केस था, इसमें क्या था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लाया गया था और उसके पीछे भी यही था कि जो कोर वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो लिखी हुई हैं, हम लोग किसी भी उन कोर वैल्यूज को कभी भी बाईपास नहीं कर सकते हैं, हमें उसको तो अडहेयर करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पता है कोर वैल्यूज क्या है, जो लिखा है वही कोर वैल्यूज है उसकी। तो ये एक फायदा होता है हमें को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए, जिनको एक केशवानंद भारती केस नहीं पता या बाकी चीज़ें जो नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कैसे, ऑफ कोर्स आपको पहले जा करके अपना जो बेसिक कोर्स है उसको करना पड़ेगा। मैंने कल के भी लेक्चर में बोला था कि ये सीरीज उनके लिए है जो लोग कर चुके हैं क्लास में कोर्सेस, उनके लिए ये चीज़ होती है कि उनको कैसे अपने कंटेंट को और डेवलप करना है। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड दैट इज कि रिजिडिटी आ जाती है, अमेंडमेंट स्लो होने लग जाएंगे। भाई अगर हर चीज आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, अब उसको कुछ चेंज करना है तो समय तो लगेगा ही लगेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज भी आता है। इसके ऑपोजिट होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। अब बिकॉज वो अनरिटन है तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे मन में चाहे वैसे चेंज कर दो, है ना, बहुत इजीली चेंज हो सकते हैं वहां पर चीजें, कुछ लिखा ही नहीं है, रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो चेंज कर दिया जाता है। बट देन डिसएडवांटेज भी है कि क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं है। जब आप किसी चीज़ को लिख के रखते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। तो ये दोनों इसके एडवांटेजेस भी हैं रिटन के और अनरिटन के, रिटन और अनरिटन के दोनों के एडवांटेजेस मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का इवन दो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट उसमें फिर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच है। जो रिटन के एडवांटेजेस हैं वो तो हैं ही है उसमें, लेकिन जो उसके डिसएडवांटेज होते हैं कि रिजिडिटी है, उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रॉपर अमेंडमेंट के प्रोसेस के साथ में उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर दी गई है। तो इससे फायदा ये होता है कि इवन दो रिटन है, बट जो डिसएडवांटेजेस है कि रिजिडिटी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी गई है। आगे हम लोग जब अमेंडमेंट वाले फीचर्स पर आएंगे तो इस बात पर फिर रिविजिट करेंगे और फिर देखेंगे एपीएससी का एक क्वेश्चन भी इसी बारे में है जो कि अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है, इस पर भी आएंगे। Coming on to the next theme, and that is the separation of powers. Separation of powers आपने अपनी बेसिक पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि भाई किसी भी सरकार के तीन मेन ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट ऑर्गन, एक ऑर्गन होता है जुडिशरी, दूसरा हो रहा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है लेजिस्लेचर। तीन मेन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के और इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, तीनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सरकारें ऐसे ही काम करती हैं। अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रोविजन होता है, इसमें इसको इंडिया में और बाकी कंट्रीज में हो सकता है अलग अलग तरीके से लगाया जाता हो। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। और अगर यूएस की अगर आप बात करते हो तो वहां पर हो जाता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है यूएस का होता है। अब दोनों सिस्टम्स में हम लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग तरीके से लगता है। पहले बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया का होता है। यहां पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये चेक्स एंड बैलेंसेस इनसे लगता है। तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ चेक्स और बैलेंसेस लगा रहे होते हैं और ये चेक्स एंड बैलेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइडेड है। उन्होंने ऐसे प्रोवाइड करा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, समझिएगा कि तीन ऑर्गन हैं, हर तीनों ऑर्गन एक दूसरे को कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इवन दो सबकी पावर अलग है। इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है और इसकी, तीनों की अपनी अपनी कुछ पावर्स हैं, लेकिन तीनों को ही कुछ ना कुछ एक पावर दे दी गई है जो दूसरे से भी रिलेटेड है। आप समझो एक सुपर पावर टाइप की ऐसी दे दी गई है। जैसे जुडिशरी को आर्टिकल 142 में पावर दे दी गई है कि तुम थोड़ा सा काम लेजिस्लेचर वाला भी कर सकते हो, है ना। सिमिलरली लेजिस्लेचर को भी कुछ सुपर एक पावर दी गई और इनको भी कुछ एक सुपर पावर दे दी गई, इनको ऑर्डिनेंस की पावर दे दी गई कि आप भाई थोड़ा सा काम इनका भी कर सकते हो। तो एक सुपर पावर जैसा आप मान सकते हो दी गई है।
आपने जब अपनी बेसिक पॉलिटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कैसे एक ऑर्गन दूसरे का थोड़ा सा काम कर पाता है। हाउएवर, इवन दो वो पावर दी गई है कि ये काम इसका थोड़ा सा करेगा, फिर भी चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू उसको बैलेंस भी करने की कोशिश करी गई है। तो अगर आप देखोगे, सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है ना, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया जैसी में। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया का, यहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि सेपरेशन ऑफ पावर को बना के रख रहे होते हैं। इवन दो तीनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन तीनों को ऐसी ऐसी पावर दी गई है कि वो थोड़ा थोड़ा काम दूसरे का भी करवा सकता है या कर सकता है, और वो जरूरत से ज्यादा ना करे, उसको पावर जरूरत से ज्यादा ना यूटिलाइज करे। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। अच्छा, इसके ऑपोजिट होता है यूएस का सिस्टम। यूएस में है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि एक ऑर्गन दूसरे का काम कर भी सकता है, ऐसा है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता है कि भाई दूसरे एक किसी दूसरे का काम कर ले। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है लॉक्स, ग्रिड लॉक्स या डेड लॉक क्रिएट होना। अब अगर एक दूसरे का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, अगर तीनों ऑर्गन में आपस में लड़ाई हो जाए, तो एक ऑर्गन दूसरे को पूरी तरीके से रोक देता है, बिल्कुल काम ही नहीं करने देगा। भाई अगर कोई भी एक ना करे, मान लीजिए जुडिशरी ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो अब जो चीज जुडिशरी पे डिपेंडेंट है पूरा पूरा प्रोसेस रुक जाता है। आपको पता है देश चलाने के लिए तीनों की जरूरत पड़ेगी। जस्टिस डिलीवरी नहीं होगी तो कैसे देश चलेगा अगर कोर्ट्स नहीं हो रहे। या फिर मान लीजिए लेजिस्लेचर जो है, जिसको लॉज बनाने हैं, अगर लॉ नहीं बनेगा तो देश कैसे चलेगा, है ना। तो तीनों अगर में कोई एक भी काम अगर अपना रोक देता है, सो दैट वे प्रॉब्लम होती है। और यही होता है इस टाइप के सिस्टम में, जहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, वहां पर अक्सर ये देखा जाता है कि किसी एक ने डेडलॉक लगा सकता है, दोनों को रोक देता है अपने पे। सिंपल है, बजट ही नहीं पास करती है जो उनकी जो लेजिस्लेचर है, उनका बजट नहीं पास करेगा तो काम कैसे करेंगी, सैलरीज ही नहीं मिलती है एम्प्लॉय को, काम ही रुक जाता है। तो एक सिंपल सा डेडलॉक लग जाता है उस जगह पर। इंडिया में क्या है? इंडिया में होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। तीनों हैं अलग अलग, तीनों की पावर अलग है, बट तीनों को कुछ ना कुछ दूसरे की भी पावर दी है, बट उसको बैलेंस करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। इसका भी अपना डिसएडवांटेज हो सकता है। यहां पर क्या होता है, कई बार ब्लड लाइन का कॉन्सेप्ट है कि भाई एक आदमी जब दूसरे का काम करता है, कई बार उसमें वो जरूरत से ज्यादा भी कर जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले सत्यजीत सर केस ले रहे थे जुडिशियल ओवररीच का, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो ये कॉमन केसेस होते हैं। जुडिशरी जरूरत से ज्यादा काम करने लग जाती है एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का। तो यहां पर एक ब्लड लाइन का कॉन्सेप्ट है, यहां पर होते हैं डेडलॉक्स। अगर स्ट्रिक्टली कर दिया तो डेडलॉक आ जाता है। ये हैं दो मेन टाइप के सिस्टम, और दोनों में अलग अलग क्या रहता है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बाद। सेपरेशन ऑफ पावर का आपको दो सिस्टम तो बता दिए, इंडिया का और यूएस का। अब जरा कुछ ऐसे सिस्टम देख लेते हैं जहां पर ये इंटरमीडिएट लेवल पर होता है। मतलब ना इंडिया जैसा है कि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ना यूएस जैसा है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, कुछ और भी सिस्टम। क्योंकि अक्सर अपने को क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंपेयर करने को बाकी कंट्रीज के साथ बोला जाता है। अब जैसे ये वाला सिस्टम आप देख लोगे, फ्रांस वाला। फ्रांस में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी इलेक्टेड होता है, लोग ही उसको इलेक्ट कर रहे होते हैं, एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर। जैसे इंडिया में रहता है सिस्टम, वैसा सिस्टम हो जाता है कि पहले लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव जा करके अपना लीडर इलेक्ट करता है। तो फ्रांस में मिक्स सिस्टम हो जाता है, दोनों टाइप का सिस्टम हो जाता है। दोनों की अपनी अपनी कुछ कुछ पावर दी गई हैं, फिर दोनों में कुछ रिलेशन भी बना दिए गए हैं। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन करके आ रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसको बोला जा रहा होता है सेमी प्रेसिडेंशियल। यहाँ प्रेसिडेंट भी है जैसे यूएस में होता है, एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर भी है जैसे इंडिया या यूके में हो रहा होता है, और दोनों के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जा रहा होता है। प्रेसिडेंट जो होता है उसको कुछ सर्टिफिकेट पावर दे दी गई है फॉरेन पॉलिसी जैसी चीज पे और डिफेंस जैसी चीज पर, और जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको डोमेस्टिक काम जो होते हैं कि डोमेस्टिक अपनी पॉलिसीज हैंडल करना कंट्री की, उसको कराए। रशिया में भी सिमिलर सिस्टम है, एक्सेप्ट रशिया में प्रेसिडेंट के पास में बहुत पावर हो रही होती है, तो रशिया का थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है। अच्छा, यूके की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो सबसे इनकी जो सुप्रीम होती है वो इनकी खुद की पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ये इनका की प्रिंसिपल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना सेपरेशन ऑफ पावर इसके ऊपर है ना कुछ और। पार्लियामेंट ने बोला सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो होगा,
और बोला नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। तो इनके में सेपरेशन ऑफ पावर तब तक है जब तक पार्लियामेंट चाहता है। अगर पार्लियामेंट ने बना कर दिया तो कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, सारी चीजें बंद हो जाती हैं। जर्मनी और जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनकी बात करते हैं, यहां पर भी एक मिक्स्ड सिस्टम होता है। एक सर्टेन लेवल तक इसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर होती है, यहां पर भी देखा जाता है। हाउएवर यहां पर भी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर, जैसे अपने इंडिया में होता है, और जुडिशरी इसके चेक्स को रखती है, जुडिशियल ओवरसाइट रहता है, चेक्स जो है वो जुडिशरी भी रख रही होती है। तो ये वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ में क्या हो रहा है ये बताया। सो अगर आप ध्यान से देखो मैंने किस तरह से करा है, आपको दो चीजें बता दी, इंडिया का क्या होता है और यूएस का क्या होता है। इंडिया में बता दिया कि भाई देखिए सेपरेशन ऑफ पावर है तो, बट फिर भी थोड़ा बहुत दूसरे की पावर एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। दूसरी बात करी गई यूएसए की, जहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर ही वहां पर एक्सरसाइज हो जाता है। अच्छा, अगर आपके में से किसी दिमाग में आएगा सवाल कि सर कौन कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, तो ये समझिएगा ये चीज अपने आप में एक टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि आपकी रेगुलर पॉलिटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। मैं उसको अभी अपने पास में 10-15 मिनट में वो सारी चीजें नहीं कर सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से क्या बोला गया है। हाउएवर जब आप आंसर लिखोगे तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कोट करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे किस आर्टिकल से क्या हो रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के आंसर राइटिंग की, तो उसमें बात देखेंगे कि आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी होता है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट अपना जो बात है, एंड दैट इज पार्लियामेंट्री वर्सेस द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई दो, जो यूएस में प्रेसिडेंट होता है, अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। तो बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो रहा होता है, जैसे इंडिया या यूके का होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है इट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, उसको अपनी मेजॉरिटी वहां पर प्रूफ करनी पड़ रही होती है। और अगर वो नहीं करेगा तो देयर इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर ये चला जाएगा एज अ रिजल्ट सरकार गिर जाती है। ये अच्छी चीज होती है, गवर्नमेंट हमेशा चेक में रहती है, अकाउंटेबिलिटी वहां पर रहती है। देन दिस, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है, वो होते हैं कोलिशन में, जहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं मेनी टाइम्स दैट कोलिशन की अगर गवर्नमेंट है तो सरकार बहुत जल्दी गिर भी रही होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो रहा होता है। अच्छा, इसका ऑपोजिट होता है यूएस वाला सिस्टम, प्रेसिडेंट वाला सिस्टम। अभी इसमें क्या होता है, स्टेबल एग्जीक्यूटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर वो आ गया तो उसको अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव करनी है। एक बार प्रेसिडेंट बन गए, 4 साल के लिए आप प्रेसिडेंट हो, अब आपको नहीं हटाया जा रहा है। इवन दो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि टफ है बहुत प्रोविजन। तो बोला जा रहा है कि स्टेबल एग्जीक्यूटिव यहां पर रहता है। अच्छा, इसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, कई बार अथॉरिटेरियनिज्म हो जाता है। भाई अगर वो स्टेबल प्रेसिडेंट है उसको हटा ही नहीं सकते हो तो अथॉरिटेरियनिज्म बनता है। ये दो सिस्टम हैं टिपिकली। ये दोनों सिस्टम को अगर हम लोग यहाँ पर एक सिंपल से, मैं एक इस डायग्राम से आपको दिखाऊं कि इसमें क्या हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में यू विल सी दैट सिटीजन दे इलेक्ट लेजिस्लेचर, देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज पीपल लाइक यू एंड मी, दे इलेक्ट लेजिस्लेचर, और ये करता है एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल इसको करता है। बट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम पीपल दे इलेक्ट बोथ, एग्जीक्यूटिव को भी इलेक्ट करेगा एज वेल एज लेजिस्लेचर को भी करेगा। लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये फंडामेंटल दोनों में डिफरेंस बन करके आता है। अच्छा, अब देखिएगा इसके बीच में एक और सिस्टम होता है जो दोनों के अगेन बीच का सिस्टम है, एंड दैट इज फ्रांस का सिस्टम। फ्रांस ना पूरी तरीके से इधर है, इंडिया और यूके टाइप का सिस्टम नहीं है और यूएस जैसा सिस्टम भी नहीं है, ये अपना अलग ही करता है। और फ्रांस का सिस्टम हो जाता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां पर एक प्रेसिडेंट भी है और एक प्राइम मिनिस्टर भी है, और दोनों अपने अलग अलग काम कर करके आ रहे हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव मॉडल जो है ये इनका मॉडल होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सिर्फ फ्रांस का अगर आप देखोगे ना, पूरी जिस तरह की इनकी पॉलिटी है, आपको दिखेगा बड़ा एक यूनिक सिस्टम उन्होंने बनाया है जो जनरली दूसरों से मैच नहीं करता है। उन्होंने अपनी कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी ही अलग एक तरीके का बना डाला है, इसीलिए उस तरह का सिस्टम बहुत कम जगह देखने को मिलता है। फ्रांस का अपना एक जनरली एक यूनिक सिस्टम ही कुछ ना कुछ वो बना करके आते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ
जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस, इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। सो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि भाई जो सरकार जो भी लॉज बनाती है, अगर कोर्ट को लगता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं तो भाई उन लॉज को रिजेक्ट करा जा सकता है। दैट्स अ फंक्शन, दैट्स अ जुडिशियल रिव्यू। एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, किसी के दबाव में नहीं आएगी। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है? इंडिया और यूएस में जैसे जुडिशियल रिव्यू होता है तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज हो रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेनका गांधी केस था तो उन्होंने आर्टिकल 21 को एक्सपैंड कर दिया था। एज अ रिजल्ट जो पर्सनल लिबर्टी होती है उसको नहीं रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। आपने अपनी पॉलिटी की क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आई एम होपिंग कि आपको पता नहीं है तो एसपीएम का भी 1-2 यूट्यूब पे लेक्चर है, अभिषेक सर ने बनाए, यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो। सो ये होता है एडवांटेजेस जुडिशियल रिव्यू के। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच होती है, जुडिशरी जब जरूरत से ज्यादा यूज करती है अपने इस पावर को, उसको पावर मिली है रिव्यू की, जरूरत से ज्यादा यूज कर दिया, दैट इज अ डिसएडवांटेजेस। बट देयर इज एन ऑपोजिट थिंग ऑल्सो, दैट इज लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ये हो रहा होता है आपका यूके जैसी कंट्रीज में लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, जहां पर बोला जाता है कि इवन दो जुडिशरी हैज द पावर to decide things, however it is the ultimately it's the parliament that will have a final say। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या फिर लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी होती है। पार्लियामेंट अपनी सोवरेनिटी बनाएगा, कोर्ट सिर्फ इंटरप्रेट करेंगी, ओवर रूल नहीं कर सकती हैं, अपना नया चीज नहीं निकाल देंगी उसमें। It's only the interpretation that the courts can do. They cannot overrule. But in India, courts can overrule the laws which are made by the parliament, even the amendments that have been made by parliament. तो ये डिफरेंस बनता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? दैट इज वीक प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। कई बार अगर जो पार्लियामेंट होती है या जो लेजिस्लेचर होता है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही बाईपास कर दे तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, एज इट हैड हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड ऑल। तो वहाँ पर राइट्स के जो प्रोटेक्शन होता है वो नहीं होता है। इवेंचुअली देन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर 44th अमेंडमेंट एंड ऑल, आपको पता ही स्टोरी सब कैसे होती है, तो वो चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अगली बात पर हम लोग आ जाते हैं, अगले फैक्टर पर आ जाते हैं, एंड दैट इज अदर कंट्रीज में जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस कैसे है। फ्रांस में अगेन यहाँ पर एक सेपरेट सिस्टम है कि इनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होता है। इनका एक सिस्टम है कि इनका एक खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को देखता है, बट इसका जो स्कोप होता है वो काफ़ी लिमिटेड हो रहा है। जर्मनी का, इसमें भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है जो कि एक्टिवली देखता है। एंड देन जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करते हैं, बट किस तरह का एक्टिविज्म है ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्री में ज़्यादा है, कुछ कंट्री में कम हो रहा होता है। इंडिया के अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो इंडिया ने इस मामले में काफ़ी बैलेंस सिस्टम बनाया हुआ है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया का सिस्टम इस चीज़ में जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, रिव्यू है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है जो कि अच्छे से दूसरी जो ऑर्गन्स हैं उनको चेक में रखती है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में अक्सर देखा जाता है कि अदर ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर को अक्सर वायलेट भी कर रहे होते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से इंडिया की डेमोक्रेसी ने ओवर द ईयर खुद को मेंटेन करा है, तो ये चीज़ और अप्रिशिएबल है कि किस तरीके से मेंटेन कर पाए। बिकॉज हमें पता है टाइम एंड अगेन इंडिया के एक ऑर्गन ने दूसरे को ओवर रूल करा है ना, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पर हो सकता है, या फिर अगर आप देखोगे किस तरह से गवर्नर्स को हटा दिया जाता है तो वहाँ फेडरलिज्म के प्रोविजन वायलेट होने लग जाते हैं। टाइम एंड अगेन एक ऑर्गन दूसरे पर ओवर रूल करने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज करा जाता है। इसमें केशवानंद भारती केस के बारे में आप बात कर सकते हो या अदर केसेस के बारे में आप बोल सकते हो। तो आप देखोगे कि जैसे श्रेया सिंघल केस जो होता है उसके बारे में आप बोल सकते हो। मैं यहाँ पर अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं केसेस के बारे में सिर्फ ऐसे ही रेफरेंस ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बोले दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। बिकॉज अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटी का बेसिक्स आता है तब आप ये चीज़ कर रहे हो। अगर थोड़ा सा भी नहीं है तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी इस पूरी चीज़ को समझने में। चलिए मूविंग ऑन आ जाते हैं और बाकी चीज़ों को भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। बात करते हैं अगर इंडिया के सिस्टम की, तो अगेन यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है। फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं लेकिन उनके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया है।
एग्जाम्पल आपको दिया है कि AK गोपालन केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देन मेनका गांधी केस ने उन्होंने एक्सपैंड भी कर डाला उसको। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, एंड दैट इज कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो कई बार कर्टेलमेंट भी हो सकता है, स्पेशली इन एरियाज ऑफ फ्री स्पीच, अनरीजनेबली लगा दिए गए। तो ये भी बोला जाता है कि भाई ये इसकी एक प्रॉब्लम भी है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरों से, अगर हम इसको दूसरों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, एंड दैट इज कुछ कंट्रीज में फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको बड़ा एब्सोल्यूट बनाया गया। एग्जाम्पल जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें देखा जाता है फंडामेंटल राइट्स जो है काफ़ी एब्सोल्यूट होते हैं। देन जर्मनी एंड जापान, अगेन फंडामेंटल राइट्स आर क्वाइट एब्सोल्यूट इन नेचर, उसको नहीं बदला जाता है। सिमिलरली फ्रांस, इसमें जो उनका डिक्लेरेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, उसमें उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने जो उनका अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, इस पर उन्होंने रख करके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसको रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट भी करा हुआ है। बाकी जगह यूनाइटेड किंगडम के बोले तो कॉमन लॉज और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको तो प्रोटेक्ट करा जाता है, बट अगेन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है ये यहाँ का मेन प्रोविजन है। रशिया के में फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, बट होता कुछ नहीं है, आपको पता ही है कि वहाँ पर नहीं होती हैं चीज़ें। सो ये है ओवरऑल समरी कंपेयरिंग द फंडामेंटल राइट्स प्रोविजन बिटवीन द कंट्रीज। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अमेंडमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। अमेंडमेंट प्रोसेस देखिए, अगर टफ होता है, अगर डिफिकल्ट अमेंडमेंट प्रोसेस होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी आ जा रही होती है, हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी रह पा रही होती है, आर्बिट्ररी ऑल्टरेशन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अमेंडमेंट प्रोसेस तो हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। तो इसको बैलेंस एक करना होता है अमेंडमेंट प्रोसेसेस को लेकर के, कैसा क्या रहेगा इसके बीच में रखना होता है। अगर हम लोग बात करते हैं एक टफ रिजिड रिगरस अमेंडमेंट प्रोसेस है तो स्टेबिलिटी रहेगी। अगर उसकी डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि अगर बहुत लंबा प्रोसेस है तो टाइम के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ही नहीं कर पाता है, जैसा हम यूएस में देखते हैं कि रिफॉर्म्स ही नहीं हो पा रहे होते हैं। इंडिया अगेन यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, यूके की जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यूएस की जैसी रिजिडिटी भी नहीं है, उसके बीच का एक प्रोसेस रखा गया है, एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करी गई है। इसमें भी एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से 42nd अमेंडमेंट ने उस जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बहुत फ्लेक्सिबल करने की कोशिश कर दी थी, बट देन 44th अमेंडमेंट ने उसको फिर से रिस्टोर कर दिया जुडिशियल रिव्यू की पावर को, और उतना ईजी नहीं रहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली चेंज कर लें। अमेंडमेंट प्रोसेसेस में अगर हम लोग देखते हैं कि जो मेन दो कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो एक तरफ हो जाता है अपना यूके का अमेंडमेंट प्रोसेस विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कॉन्स्टिट्यूशन इजीली चेंज होगा। ऑन द अदर साइड यूनाइटेड स्टेट्स का अमेंडमेंट प्रोसेस है जो कि रिलेटिवली काफ़ी टफ माना जाता है, बिकॉज स्टेट्स जो है वो अग्री नहीं कर रहे होते हैं। इसके बीच में बाकी सब आ जाते हैं, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब इसके बीच में आ जाते हैं। दिस आई एम लीविंग इट फॉर यू, ये आप एक बार देख सकते हैं, ये सारे के सारे अपने अमेंडमेंट प्रोसेस पे होते हैं। एंड लास्ट अब हम लोग आ जाते हैं फेडरलिज्म वर्सेस द यूनिटरी सिस्टम। फेडरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक होती है स्टेट की गवर्नमेंट, एक होती है नेशनल गवर्नमेंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें भी अगेन यहाँ पर देखा जाए तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिटरी है, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो सकता है वो यूनिटरी होता है। सिमिलरली फ्रांस में काफ़ी यूनिटरी सिस्टम होता है और जापान में एक यूनिटरी सिस्टम है। इन तीनों में एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। इसके कंपैरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, रशिया, इन सब में फेडरल है। इंडिया का केस थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, इंडिया के केस में क्वाजी फेडरल हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ फेडरल नहीं होता है, यहाँ पर क्वाजी फेडरल होता है। अब क्वाजी फेडरल फेडरल जो मेन चीज़ है उसमें कि इंडिया के केस में इवन दो कहने को फेडरल है, बट भारत सरकार जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी स्टेट्स पर काफ़ी ज़्यादा उसके राइट्स हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो सकता है, स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज करना, ये सब उसके एडिशनल उसको राइट्स दिए गए। रेजिडोरी पावर तो सारी की सारी यूनियन के पास में ही है। सो अगेन जब आपने पढ़ी है पॉलिटी क्लासेस तो उसमें आपको बताया गया था कैसे यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास में ज़्यादा पावर होती है। जनरल जो दोनों के बीच में अंतर रहता है अपने पास में यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में, वो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट के पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जनरली फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं तो उनके क्या फीचर हैं, और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होते हैं उनके क्या फीचर हो रहे होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। आपकी जो बेसिक पॉलिटी क्लासेस होती हैं उसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ते ही हो।
अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको पूरी की पूरी एक समरी दे दी है। इस वीडियो में तो आपको नहीं दिखेगा ये सब, आपको इसके लिए पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिएगा। सारी कंट्रीज की यहाँ पर एक समरी आपको बना करके दे दी है, आप इस समरी को रेफर कर सकते हो, इससे आपको प्रीलिम्स में हेल्प हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट बात है कि इंडिया का सिस्टम यूनिक क्यों होता है, तो इसमें अपने को ये लिखना होता है कि इंडिया हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे फीचर्स निकाले थे और उसको इंटीग्रेट करा, एंड दैट इज़ वाई हमारा सिस्टम अपने आप में एक यूनिक और वेल बैलेंस सिस्टम है। पॉलिटी के आंसर्स में इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप स्टार्टिंग में कोटेशन लिख सकते हो या एक एंडिंग में कोटेशन लिख सकते हो, अच्छा होता है। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके कोटेशन लिखना अच्छा माना जाता है। मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर 3 कोटेशन दिए हैं, आपको आगे भी कोटेशन देता रहूँगा। इस लेक्चर में पालखी वाला जी का भी कोटेशन है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। दैट एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स, वैल्यू ऐड करता है, ग्रेविटी ऐड करता है। पॉलिटी के आंसर्स में 3 चीज़ें होने से डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जब भी लिखोगे नंबर मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट केसेस जब भी लिखोगे नंबर मिलेंगे, और तीसरे कोटेशंस अगर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। आप 3 चीजें लिखिए, आपको 100% नंबर मिलेंगे। जनरली क्या होता है, लोग बस डिस्क्राइब करते हैं या पॉलिटी के आंसर में कई बार फ्लो चार्ट्स बनाने लगते हैं, ये नहीं अप्रिशिएट होता। आपने मेरा इस लेक्चर को भी देखा होगा, आज के लेक्चर में ज़्यादातर चीज़ें मैंने लिखी हैं, ज़्यादा इमेज विमेज दी नहीं है, कल वाले में ज़्यादा इमेज थी। क्यों? क्योंकि पॉलिटी के आंसर्स में देर इज़ नॉट मच रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट। यू नीड टू राइट, यू नीड टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स विद ऑल दिस डेटा या फॉर्डर पॉइंट, तब आपको नंबर मिलने स्टार्ट होते हैं। सो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा, मूविंग ऑन, मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन प्रैक्टिस एमसीक्यूज को आप इनको देख करके इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैंने कल भी बोला था और बहुत से लोगों ने दिए कमेंट सेक्शन में आंसर। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब अगर आप आंसर दे रहे हो, बिकॉज जब आप आंसर करते हो तभी आपकी प्रैक्टिस होती है। तो ये प्लीज़ करते रहिएगा, ये मत छोड़िए, ट्रस्ट द प्रोसेस, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इसमें करने को। आई सजेस्ट आप पहला वाला ही कर सकते हो, ये ज़्यादा सही है कि डिस्कस हाउ इंडियाज क्वाजी फेडरल सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। इंडिया का सिस्टम क्वाजी फेडरल, फेडरल और यूनिटरी से अलग कैसे है, इसमें आपको बताना पड़ेगा फेडरल क्या है, इसमें आपको बताना पड़ेगा यूनिटरी क्या है, इसमें आपको बताना पड़ेगा इंडिया का क्वाजी फेडरल कैसे, एंड देन आपको डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या हो रहे होते हैं, ये आपको बताने पड़ेंगे। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड जो कोर्ट्स हैं, वो तीनों डालने से नंबर मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन एपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका मॉडल आंसर मैंने यहाँ पर दिया है। आई एडवाइस आप इसको मत लिखो, इस आंसर को कोई एक आंसर लिखना हो जाएगा काम। इस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है चीज़ें, तो इसको आंसर पढ़ने से भी हो जाएगा। कल के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैंने यहाँ पर पीडीएफ में दे दिए हैं, आप इनको देख सकते हो, ये आपके लिए हैं। और जो कल के मेंस के क्वेश्चन थे उसका मॉडल आंसर आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दोनों में मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।